Hello students, we are going to study DNA as genetic material. Identification of DNA as a genetic material, that means कि हमको यह प्रूव करना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वह DNA ही होता है। इसके लिए साइंटिस्ट के द्वारा कई तरीके के एक्सपेरिमेंट दिए गए। हम सबसे पहले ये जान लें कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है इट मस्ट मीट द फोर क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। सेकंड इज़ द ट्रांसमिशन, दैट इट कैन ट्रांसफर। थर्ड वन इज़ द रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होना चाहिए, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स रेप्लिका कॉपी। और आफ्टर रेप्लिकेशन इट्स शो वेरिएशंस। तो 4 क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल के लिए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसके इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 तरीके के स्ट्रेन्स लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। फर्स्ट स्ट्रेन इज द स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन सिक्रीट अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। चूँकि ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को सिक्रीट कर सकता है इसलिए इसे स्मूथ या कैप्सुलेटेड स्ट्रेन कहा गया। और इसे जब हम सॉलिड मीडिया में ग्रो कराते हैं तो ये स्मूथ कॉलोनी जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड इट इज़ वायरुलेंट ऑल्सो। वायरुलेंट मीन्स डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी। अगर कोई डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी रखता है तो उसे हम वायरुलेंट कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द रफ स्ट्रेन, दैट मीन्स रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रेन विच इज़ अनेबल टू सिक्रीट अ कैप्सूल, जिसमें जो कि अनकैप्सुलेटेड होता है। और चूँकि अनकैप्सुलेटेड होता है इसलिए जब हम इसे मीडिया में इसकी कॉलोनी को देखते हैं तो हमें ये रफ दिखाई देता है। और यह एवायरुलेंट होता है, मतलब ये डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। और इसके 2 कोड टाइप होते हैं, टाइप 2 एंड टाइप 3, एंड 4 पॉसिबल फिनोटाइप इसके प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया जिसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। ये पहला हम देख रहे हैं टाइप 2 स्ट्रेन का और टाइप 3 स्ट्रेन। दोनों में ही पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो डिफरेंट है। हियर द रेयर म्यूटेशन कन्वर्ट स्ट्रेन स्मूथ इनटू आर स्ट्रेन एंड वाइस वर्सा। बट इस यहाँ अगर म्यूटेशन है तो यह इसके कोड टाइप को चेंज नहीं कर सकता, डेट मीन्स 2 into 3 और 3 into 2। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में हम देखें कि सबसे पहले ग्रिफिथ ने पहले तो आपको बता दें कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट चूहों में किया था। इन विवो एक्सपेरिमेंट भी इसे कहते हैं, इनसाइड द लिविंग सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया कि लिविंग टाइप 3S बैक्टीरिया को लिया और इसे माउस में इंजेक्ट कराया। कुछ दिन के बाद इन्होंने देखा कि माउस डाइट हो जाता है, बिकॉज इन्होंने क्या लिया, 3S लिया। 3S कैसा था, कैप्सुलेटेड था और वायरुलेंट था। तो इसकी वायरुलेंस प्रॉपर्टी के कारण जो है माउस डाइट हो जाता है, मर जाता है। और इसमें से जब हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं तो हमको लाइव 3S ही प्राप्त होता है। सेकेंड एस में इन्होंने क्या किया कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में टाइप 2R लिया जो कि ए वायरुलेंट था और रफ कॉलोनी जो है बनाता था। इसे जब इन्होंने माउस में इंजेक्ट कराया तो कुछ दिन के बाद देखा कि माउस सर्वाइव हुआ, बिकॉज क्योंकि बैक्टीरिया जो था ए वायरुलेंट था। और इसमें से जब हम आइसोलेट करेंगे बैक्टीरिया को तो हमको लाइव 2R मिलेगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हीट किल टाइप 3 को लिया, मतलब टाइप 3S जो स्मूथ फॉर्मिंग बैक्टीरिया थे उसको इन्होंने हीट किल कर दिया। हीट किल करने के कारण जो भी प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और इसको जब माउस में इंजेक्ट किया तो माउस सर्वाइव्ड। एंड व्हेन इसमें से जब आइसोलेट किया गया बैक्टीरिया को तो डेड 3S मिला। देन इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि लाइव टाइप 2R एंड हीट किल टाइप 3R को मिक्स कर दिया और इस बैक्टीरिया को मिक्स करके इन्होंने माउस में इंजेक्ट कराया। कुछ दिन के बाद इन्होंने देखा आफ्टर सेवरल डेज माउस डाइड। वाई? बिकॉज टाइप 3S बैक्टीरिया were isolated from the dead mouse, that means
type 2R plus dead type 3 cells obtained. यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर माउस जो है क्या हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें कि टाइप 2R टाइप 3S में जो है ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ग्रिफिथ ने यह कंक्लूड किया कि समथिंग फ्रॉम द डेड टाइप 3S ट्रांसफॉर्म्ड टाइप 2R इंटू टाइप 3S, कि ऐसा कुछ है जो जहाँ पर टाइप 2R जो है वो इसमें चेंज हो जा रहा है टाइप 3S में, और वो जान नहीं पाए थे कि वो पर्टिकुलर चीज़ है क्या, इसलिए इन्होंने उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि पता नहीं था कि DNA है कि RNA है कि प्रोटीन है कि क्या है ऐसा मॉलिक्यूल जो ट्रांसफ़र हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ नेकेड DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हुई, नेकेड DNA जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के कारण कुछ चेंज आया, जिसमें कि फोर्थ में आप देखेंगे कि यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, माउस जो है वो डाइड हो जा रहा है। और इस अननोन सब्सटेंस को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि उस समय हमें नहीं पता था कि वह DNA ही है जो ट्रांसफ़र होता है। देन 1944 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, एवरी, और इनके और भी जो कलीग्स थे, और इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया फर्दर, और इन्होंने इन विट्रो जो है टेस्ट परफॉर्म किया, दैट इज़ आउटसाइड द सेल। और ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इन्होंने बताया कि वह पर्टिकुलर मटेरियल जो है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो DNA होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट DNA, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होते हैं, बट पर्टिकुलर क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये पर्टिकुलर इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया। मेड सेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टाइप 3S सेल कंटेनिंग ईच ऑफ दिस मैक्रोमोलेक्यूल। एवरीज ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मिक्स्ड ईच एक्सट्रैक्ट विद टाइप 2R सेल टू टेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट करने के लिए सभी एक्सट्रैक्ट में टाइप 2R सेल्स किया और इन्हें हीट किल्ड कर दिया था उन्होंने। एंड ओनली द एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग प्यूरिफाइड DNA ट्रांसफॉर्म टाइप 2R टू टाइप 3S। वेरीफाई दैट DNA नॉट RNA और प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। इस टेस्ट को करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं, और इसमें क्या है, टाइप 2R सेल्स है जो कि हीट किल्ड है, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार की प्लेट में कॉलोनी नहीं दिखाई दे रही है। इन अनदर वन टाइप 2R सेल्स के साथ टाइप 3S DNA एक्सट्रैक्ट है। इन दोनों को जब मिक्स करके हम प्लेट में जब इंक्यूबेट कराते हैं तो हमको यहाँ पर कॉलोनी ऑब्जर्व हो रही है। नेक्स्ट टेस्ट में इन्होंने एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट मतलब यहाँ एंजाइम दिया। 3 टाइप्स के एंजाइम इन्होंने यूज़ किया, DNAs, RNAs एंड प्रोटीन्स। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, DNAs क्या करता है, DNA को डीनेचर करता है, RNAs RNA को डीनेचर करता है, और प्रोटीएस प्रोटीन को नष्ट करता है, डीनेचर करता है। जब इन्होंने टाइप 2R सेल्स, टाइप 3S DNA एक्सट्रैक्ट और DNAs को लेके मिक्स किया तो यहाँ पर कोई कॉलोनी प्राप्त नहीं हुई। जबकि इन्होंने जब टाइप 2R सेल्स, टाइप 3S DNA एक्सट्रैक्ट और RNAs को लेकर मिक्स करके इन्होंने जब कॉलोनी को ऑब्जर्व किया प्लेट में, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि कॉलोनी डेवलप हुई दिखाई दे रही है। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर प्रोटीएज लिया टाइप 2R सेल्स और टाइप 3S DNA के साथ, और मिक्स करके यहाँ पर प्लेट में ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर भी कॉलोनी प्राप्त हुई है। केवल हमको इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर हम DNAs डाल रहे हैं वहाँ हमें किसी भी प्रकार की कॉलोनी नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि वह मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ना तो RNA है और ना प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि अगर RNA होता तो RNA के द्वारा नष्ट हो जाता, प्रोटीन होता तो प्रोटीन के द्वारा नष्ट हो जाता, लेकिन चूँकि वह DNA है इसलिए DNA एंजाइम के द्वारा जो है DNA नष्ट हो जा रहा है, और DNA के डिस्ट्रॉय होने के कारण वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और किसी भी प्रकार की कॉलोनी प्राप्त नहीं हो रही है।
यहाँ पर भी उसी डायग्राम को रिपीट कर रहा है। मिक्सचर ऑफ DNA एंड RNA ट्रीट विथ RNAs एड टू आर बैक्टीरिया as transformant produce, and here treat with DNAs, add RNA to our bacteria, wait on growth medium, so no as transformant। मतलब DNAs डालने से क्या हो रहा है, चूँकि DNA था तो DNA ब्रेक डाउन हो रहा है और हमको किसी भी प्रकार की कॉलोनी नहीं मिल रही है, जो कि इनका एक्सपेरिमेंट था। और इस तरीके से एवरी और उनके वर्कर्स ने प्रूव किया कि DNA ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है। मॉलिकुलर लेवल पे 1952 में हार्से एंड चेज ने ये कंफर्म किया कि DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए फाज T2 लिया। आपको पता है कि फाज T2 या फाज प्रोटीन और DNA RNA का बना होता है। यहाँ उन्होंने T2 लिया जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है DNA था। ये आप देख रहे हैं कि DNA इनसाइड द कैप्सिड, रेल फाइबर बेस प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरियोफाज हम उसे कहते हैं, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है और उसमें रेप्लिकेट करता है, उसके पूरी मशीनरी को लेकर अपने जो है प्रोसेस को करता है। और इसके डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पर्टिकुलर ये DNA और प्रोटीन का कंपोज होता है। लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है फाज जो है अटैच होता है बैक्टीरिया से और अपने फेज क्रोमोसोम को जो है एंटर करता है। फेज क्रोमोसोम के साथ साथ यहाँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम देखेंगे। अपने एंजाइमेटिक कुछ स्पेसिफिक एंजाइम इसके प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ब्रेक डाउन कर देता है और पूरी उसकी मशीनरी को टोटल ब्रेक डाउन करके कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर फेज पार्टिकल अपना रेप्लिकेशन करता है, अपने फेज एंजाइम्स बनाता है और बाद में एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल बना के फेज हेड एसेंबल करता है। फेज सीट, बेस प्लेट एंड टेल फाइबर, ये सारी चीज़ यहाँ पर बनाकर यह छोटे छोटे प्रोजेनी फेज पार्टिकल में अपने आप को असेंबल करता है। लास्ट में यह अपने प्रोजेनी को रिलीज़ कर देता है जिसको हम लाइसिस प्रक्रिया कहते हैं, और ये अगेन दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी रहता है। इस तरीके से T2 फेज पार्टिकल की लाइफ साइकिल चलती है। अब आगे हम ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, इकोलाई है जिसमें फाज अटैच है। हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे मेनली। अभी हमने डिस्कस किया कि जस्ट T2 का लाइफ साइकिल चलता कैसे है, सिंपल वे में लाइसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। अब एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे। हार्से एंड चेज ने क्या किया, रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किया। इन्होंने P32 लेवल DNA यूज़ किया एंड 35S लेवल प्रोटीन यूज़ किया। इनफैक्ट नॉन रेडियोएक्टिव इकोलाई विथ रेडियोएक्टिव लेवल फेजेस, इन्होंने नॉन रेडियोएक्टिव इकोलाई को रेडियोएक्टिव लेवल फेजेस से इन्फेक्ट कराया एंड रिमूव द फेज कोड फ्रॉम द सेल। अब हमें देखना है कि इस वेदर P32 और S35 इनसाइड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जब इन्फेक्शन कराया फेज पार्टिकल का तो P32 मिला कि S35 मिला। तो हम देख रहे हैं कि P32 इज़ डिस्कवर्ड विद इन द बैक्टीरिया, हमको बैक्टीरिया में P32 मिलेगा एंड प्रोजेनिक फेजेस, वेयर एज S35 इज़ नॉट फाउंड विद इन द बैक्टीरिया, और S35 हमें नहीं मिल रहा है जबकि वह फेज घोस्ट के साथ रिलीज़ हो जा रहा है। आगे हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि दो तरीके का जो है फ्लास्क लिया गया है जिसमें कि फाज को हम इकोलाई के साथ ट्रीट कर रहे हैं और फाज पार्टिकल को हमने रेडियोएक्टिव माध्यम में, ब्लू वाले में P32 आपको शो हो रहा है ना, ग्रीन में जो है S35 जो है उसके साथ हम रेडियोएक्टिव मीडियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब नाउ जो प्रोजेनी जो है लेबल हो जाएंगे जिसमें कि P32 से ये लेबल हो रहा है प्रोजेनी और ये प्रोजेनी S35 से लेबल हो रहा है। इसको जब हम लेबल्ड वाले फेजेस को हम अनलेबल्ड बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन कराएंगे तो यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि जब ये अटैच करता है तो अपने जो है DNA को बैक्टीरिया के इनसाइड डालता है और यहाँ पर भी अपने ये DNA को बैक्टीरिया के जो अंदर डालेगा। बट यहाँ पर जो फेज है वो आपको डिफरेंट कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का, जो कि S35 से लेबल था, और यहाँ पर इसका DNA जो कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो P32 से लेबल था। तो यहाँ फेज कोड बाहर ही छूट जा रहा है, केवल
नॉर्मल जो डीएनए वो गया यहाँ पर, जबकि लेबल्ड डीएनए एंटर करता है। लेबल्ड फेज इन्फेक्ट अनलेबल्ड बैक्टीरिया। देन जब हम इसको सेपरेट करेंगे फेज होस्ट को फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, तो हमको इस वाले जो बैक्टीरियल सेल में है इसमें हमको क्या प्राप्त होंगे, फेज होस्ट आर अनलेबल्ड, क्योंकि ये फेज होस्ट का जो ऊपर का जो कोड था वो अनलेबल्ड था, केवल डीएनए लेबल था। तो डीएनए इनसाइड गया था बैक्टीरिया के, और जो भी हमको प्रोजेनी मिले वो सारे के सारे P32 लेबल मिलेंगे। जबकि यहाँ पर उसका फेज कोड लेबल था, तो फेज कोड तो बैक्टीरिया के अंदर जाता नहीं, केवल डीएनए जाता है जो कि अनलेबल्ड था। और जितने भी प्रोजेनी हैं वो सारे के सारे अनलेबल्ड होंगे, मतलब वेबल अनलेबल फेज प्रोड्यूस होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है। तो यहाँ पर चूँकि डीएनए लेबल था इसलिए हमको लेबल्ड प्रोजेनी मिले, यहाँ अनलेबल्ड था यहाँ हमको अनलेबल्ड मिले, क्योंकि यहाँ पर जो फेज होस्ट था या उसका जो प्रोटीन पार्टिकल था वो S35 से लेबल था, जो कि बाहर ही छूट गया। तो इस तरीके से हर्षिचेज ने यह प्रूव किया कि वह मटेरियल जो कि ट्रांसफ़र होता है इट इज़ डीएनए, नॉट द प्रोटीन। कंक्लूजन अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने कहा कि डीएनए इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। लास्ट में हर्षिचेज ने बताया कि डीएनए होता है नॉट प्रोटीन, एंड डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरस, बट नो नोन प्रोकैरियोट यूकैरियोट यूज आरएनए इज देयर genetic material. This is a table showing example of DNA and RNA containing viruses. I hope you understand the lecture. Thank you.